हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग ट्री जूनियर में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की कहानी फैसला। पिछले 2 दिनों से अपना कमरा बंद किए पड़ी नीलांजना अचानक दरवाज़ा खोल बाहर आ खड़ी हुई। बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं काजल भाभी का साथ दूंगी। अदालत में उनके पक्ष में गवाही दूंगी। नीलांजना की घोषणा से पूरे घर में सन्नाटा खिंच गया। बड़े भैया की मृत्यु पर मातम पुरसी करने आए रिश्तेदारों पर बिजली सी गिर पड़ी थी। अम्मा कपाल पर हाथ मार विलाप कर उठी। बाबूजी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। ये बात मुंह से निकालने के पहले तू मर क्यों नहीं गई? सगे भाई की हत्यारिनी का साथ देगी? इसी दिन के लिए बड़ा किया था तुझे। न्याय और अन्याय की समझ देने के लिए आपकी आभारी हूं बाबूजी। कुछ देर ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। उसकी जगह आपकी बेटी होती तब भी क्या आप ऐसा ही सोचते हैं? बेशर्म कहीं की, बाप के सामने ऐसी बातें करते तेरी जीभ नहीं चलती? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, वरना। आवेश में बाबूजी हाँफने लगे। रिश्ते के चाचा जी ने उन्हें संभाला था। सुमित्रा ताई ने नीलांजना को हाथ से पकड़ जबरन पीछे खींच बाबूजी के सामने से हटा दिया था। देखती नहीं माँ बाप का क्या हाल है? जवान बेटी की मौत का सदमा लगा है उन्हें। वो बेटा जिंदा ही कब था ताई? तुम ही तो कहा करती थी काश सुरेश हमेशा को सो जाता। नीलांजना की आंखें भर आई थी। वो बात ठीक है नीलू, पर माँ बाप के लिए संतान कैसी भी हो, ममता तो उमड़ेगी ही। ऐसी बातें करके उसका दिल दुखाने से क्या फायदा बेटी? काजल भाभी भी तो किसी की बेटी है ताई। अरे उस अभागिन के माँ बाप होते तो क्या इस नरक में उसे झोंकते हैं? तू क्या समझती है मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा? पर इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं। ठीक क्यों नहीं है ताई? पिछले 2 दिनों से भाभी पुलिस कस्टडी में है। उनके साथ न जाने क्या हो रहा होगा, और हम सब इस साजिश में शामिल हैं। नीलांजना सचमुच रो पड़ी। मैं तेरी बात समझती हूँ बिटिया। उस अभागिन के अपने चाचा भी तो उसे हत्यारिन कह अपना पीछा छुड़ा गए हैं। न जाने क्या क्या सहना है उसकी किस्मत में। भगवान दुश्मन को भी ऐसी तकदीर न दे। ताई ने आंचल से आंसू पोंछ डाले थे। कुर्सी पर निढाल पड़ी नीलांजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। सारी बातें बार बार याद आ रही थी। बड़े भैया की शादी के बाद से उनके कामों का दायित्व काजल भाभी को सौंप अम्मा निश्चिंत हो गई थी। पति को नहलाने धुलाने से लेकर कपड़े पहनाना, खाना खिलाना पत्नी का ही कर्तव्य है। ये बात अम्मा ने उन्हें अच्छी तरह समझा दी थी। अम्मा उन्हें 2 बार स्वयं सिद्धि पिक्चर दिखा लाई थी। बार बार समझाती थी पत्नी के प्यार और त्याग से पति ठीक हो सकता है। अब सुरेश को तुझे ही संभालना है बहू। भोली भाली काजल भाभी मुंह नीचा किए निशब्द अम्मा की सीख सुनती रहती थी। मात्र पितृ विहीन काजल ने चाचा के घर नौकरानी की तरह काम करके दिन काटे थे। उस पर भी चाची को उसकी 2 रोटियां भारी थी। सबके खा पी चुकने के बाद बचा खुचा उसके सामने फेंक दिया जाता था। माँ पिता एक साथ रेल दुर्घटना में उसे अनाथ बना चाचा के सहारे छोड़कर चले गए थे। तब वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। बस वही मेधावी काजल की शिक्षा को विराम लग गया था। चाचा के बच्चों को स्कूल जाता देख काजल का मन मचल उठता था, पर भगवान ने उसे असीम धैर्य दिया था। अपनी स्थिति उसके सामने स्पष्ट थी। चचेरी बहन की पुस्तकों की झलक देख पाने के लिए काजल को उसकी 1000 मिन्नतें करनी पड़ती थी। अगर चाची की निगाह किताबों में आंख गड़ाए काजल पर पड़ती तो उसकी सामत आ जाती। उसी काजल के लिए चाचा ने उपयुक्त घर वर खोज मृत भाई के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर जग की वाहवाही पाई थी। सब कुछ जानते समझते भी जन्म से मानसिक रूप से विक्षिप्त भैया के साथ उन्होंने काजल को बांध दिया था।
आंखों में कितने सपने सजोए काजल इस घर में आई थी। चाचा के प्रति वह कितनी कृतज्ञ थी। उनकी कृपा से उसे इतना अच्छा घर वर मिल सका था। आश्चर्य इसी बात का था कि उस दिन बड़े भैया असामान्य रूप से शांत रहे। उनको शांत देख नीलांजना को लगा था शायद अम्मा बाबूजी के जिन शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया था कि शादी के बाद भैया ठीक हो जाएंगे, वे सचमुच अनुभवी थे। भैया की शादी का सबसे ज़्यादा विरोध नीलांजना ने किया था। एमए फाइनल में पढ़ रही नीलांजना न्याय अन्याय का अर्थ अच्छी तरह समझती थी। भैया का अभिशाप पूरे घर पर मंडराता था। बड़े भैया की जन्मजात विक्षिप्तता का कलंक झेलती अम्मा अपने आप में सिमट कर रह गई थी। दादी हर समय बाबूजी को पट्टी पढ़ाती, उन्हें सुनाती रहती थी, पगले को जन्म दिया है, जरूर इसके खानदान में कोई पगला रहा होगा। तो ही समझ मनोहर बेटा, हमारे खानदान से न जाने किस जन्म का बदला लिया इसके बाप ने, हमें धोखे में रख शादी कर दी अपनी लाडली की। अब इस पाप का बोझ ढोने को हम रह गए हैं। अम्मा बताती है पोता जन्मा है। सुनकर वही दादी खुशी के मारे अम्मा की बलैया लेते नहीं थकती थी। भैया को सीने से चिपटाए दादी अपनी किस्मत सराहती थी। बचपन में बड़े भैया की अजीबोगरीब हरकतें, उनका असामान्य क्रोध सबके मनोरंजन का कारण था। अम्मा के शब्दकोश में मानसिक विक्षिप्तता जैसा कोई शब्द ही नहीं था। जैसे जैसे भैया बड़े होते गए, उनकी असामान्यता स्पष्ट होती गई। अगर भैया बुद्धिहीन होते तो भी बात सही जा सकती थी, पर उन्हें गुस्से के ऐसे दौरे पड़ते थे कि घर भर कांप जाता। हाथ में आई कोई भी चीज किसी के सिर दे मारना उनके लिए सामान्य बात थी। एक बात और, जब उन्हें ऐसे दौड़े पड़ते तो चुन चुन कर ऐसी अभद्र अश्लील गालियां देते जिन्हें अच्छे घरों में सुनना भी पाप माना जाता है। जैसे जैसे वह जवान होते गए, गालियों के साथ उनकी लड़कियों की चाहत भी बढ़ती गई। डॉक्टर का कहना था इस रोग में सेक्स के प्रति जबरन आकर्षण होता है। शायद उनकी शादी कर देने में बाबूजी के मन में यह बात भी रही होगी। बड़े बेटे की असमर्थता और विक्षिप्तता का जहर अम्मा जीवन भर पीती रही थी। ऐसे बेटे के साथ कोख से और बच्चों को जन्म देने वाली अम्मा की हिम्मत पर नीलांजना को आश्चर्य होता है। अगर वह भी भैया जैसी ही होती तो उस समय भी इस कल्पना से नीलांजना को कपकपी सी आ गई। 8 बच्चों में से बस भैया और नीलांजना ही जीवित बचे थे। विधाता के इस क्रूर मजाक को अम्मा कभी नहीं भूल पाती। काश उनका एक भी बेटा जीवित बच पाता जो दादी का सपना पूरा करता। दादी की बड़ी साथ थी, उनकी अर्थी को उनका पोता कंधा दे। उन्हें विश्वास था उसके कंधे चढ़ वह सीधे स्वर्ग जाएगी। पर उनकी मृत्यु के समय भी स्वर्ग जाती दादी को बड़े भैया ने चुन चुन कर कोसा था। पता नहीं दादी उन शब्दों पर सवार कहाँ पहुंची होगी। बचपन से भैया का चीखना चिल्लाना सुनती नीलांजना बड़ी हुई थी। मोहल्ले पड़ोस के लोगों के लिए भैया का अनर्गल प्रलाप मनोरंजन का साधन था। जिन एकाध दिनों में घर में शांति रहती, पड़ोसी बालिका नीलांजना से कोच कोच कर पूछते, क्या बात है नीलू, आज तुम्हारे घर में बड़ा सन्नाटा है, क्या सब लोग कहीं बाहर गए हैं? नहीं तो अम्मा खाना बना रही है और भैया सो रहे हैं। प्रायः दौरों के बाद भैया 2-1 दिन गहरी नींद सोया करते थे। अच्छा, शायद उन्हें डॉक्टर ने सोने की सुई दी होगी। सुई क्यों देंगे, भैया तो अपने आप सोए हैं। भोली नीलांजना उनके अंधरों की व्यंग भरी मुस्कान का अर्थ नहीं समझ पाती थी। काश वह हमेशा के लिए सो जाए, इस नन्ही जान को तो मुक्ति मिलती, उसका कलंक इसे भी खा जाएगा। मोहल्ले की सुमित्रा ताई बचपन से नीलांजना को बहुत प्यार करती थी।
पर भैया के लिए कहीं वैसी बातों पर नीलांजना मचल जाती। उहुं, तुम बहुत खराब हो ताई। भैया सोते रहेंगे तो हम किससे बात करेंगे। कभी कभी भैया पर जब दौरे नहीं पड़ते, वे नीलांजना के साथ सचमुच ठीक बात करते थे। अरे, मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी हूं बेटी, मैं तो तेरे भले की सोचती थी। ताई की उस बात का अर्थ अब नीलांजना अच्छी तरह समझती है। भैया के कारण पूरे परिवार ने अपने को घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर लिया था। ऐसे बेटे को लेकर किसी रिश्तेदारी में जाना भी संभव नहीं था। भैया के कारण नीलांजना ने भी कम अपमान नहीं झेला था। साथ की सहेलियां जब भी उससे पराजित होती तो पगले की बहन पगली कहकर उसे अपनी पराजय का पूरा मूल्य चुका लेती। आंखों से आंसू ढलकाती नीलांजना भी अम्मा की गोद में सिर छिपा उन्हें उल्हाना दे डालती। तुम बहुत गंदी हो अम्मी, इतना गंदा भैया क्यों लाई। सबके भाई कितने अच्छे हैं, मेरा भाई गंदा है, वो पागल है। छिह बेटी, भाई को ऐसा नहीं कहा करते। भगवान से प्रार्थना कर तेरा भाई ठीक हो जाए, फिर वह तुझे खूब प्यार करेगा नीलू। अम्मा की उन बातों पर नीलांजना को कितना विश्वास था। भगवान से उसने कितनी विनती की कि वह उसके भैया को ठीक कर दे, उसके भैया को कोई पागल न कहे। पर भगवान ने उनकी कहाँ सुनी थी। जैसे जैसे नीलांजना बड़ी होती गई, भाई की विक्षिप्तता उसे विचलित करती गई। बचपन में भाई जब चीखता चिल्लाता, वह कौतुक से उस दृश्य को देखती। कभी कभी बाबूजी मोटा डंडा उठा उनकी पिटाई भी कर देते। उस समय उसका बाल हृदय भाई के लिए करुणा से रो पड़ता। एक बार उसने बाबूजी के हाथ में अपने दांत भी गड़ा दिए थे। बदले में बाबूजी का करारा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। समझदार होती नीलांजना के सामने स्थिति स्पष्ट होती गई थी। उसका परिवार औरों से अलग क्यों है। असामान्य भाई के लिए उसके मन में करुणा के साथ आक्रोश भी उभरता था। भैया के सामान्य रहने का अर्थ गाली गलौज बंद रहना होता था। किसी के प्रति उसके मन में प्यार या ममता जैसा भाव नहीं थे। युवा होती नीलांजना को भाई एक खतरनाक जीव सा लगने लगा था। वह प्रायः उसके सामने पड़ने से कतराती। एक दिन सुमित्रा ताई ने अम्मा से कहा था, बहू, नीलू को सुरेश के पास अकेले मत छोड़ना। तू तो सब समझती है, सुरेश में कोई समझदारी तो है नहीं। उस दिन से अम्मा भी नीलांजना के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने लगी थी। स्वयं नीलांजना कितनी डर गई थी। एक बात के लिए नीलांजना अम्मा, बाबूजी और दादी को कभी क्षमा नहीं कर सकती। उन्होंने भैया को मेंटल हॉस्पिटल में सबके लाख समझाने के बावजूद भर्ती क्यों नहीं कराया। शहर के डॉक्टर की दवा से उन्हें नींद भले ही आ जाती, पर उनकी विचित्रता में कोई अंतर नहीं आता। डॉक्टर का कहना था, भैया के मस्तिष्क की बनावट में जन्मजात जो कमी है, उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं। नीलांजना बाबूजी से बार बार भैया को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की विनय करती, पर अस्पताल में भेजने के नाम पर ही अम्मा अन्न जल त्याग रोना शुरू कर देती। स्वयं बाबूजी की भी यही दलील थी कि लड़के को पागल खाने में भर्ती कराने से परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। लोग क्या कहेंगे, मुख्तार साहब का बेटा पागल खाने में है, लड़की की शादी मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं बाबूजी ये कैसे सोच पाते थे कि भैया के घर में रहने से नीलांजना की शादी आसान हो जाती। व्यंग की एक मुस्कान नीलांजना के होठों पर तैर आई थी। घर के असामान्य वातावरण, भैया के चीखते चिल्लाने का आक्रोश नीलिमा के कॉलेज की डिबेटों में उतर आता। विरोधी पक्ष की बात इस तरह काटती कि उनसे कोई जवाब ही न बन पाता। ऊपर से बेहद सामान्य और शांत दिखने वाली नीलांजना के अंतर में अंधड़ सा चलता था।
बाबूजी जहाँ भी उसकी शादी के लिए जाते, भैया का नाम वहाँ पहले पहुँच जाता। नीलांजना हमेशा सोचती, अम्मा के उन 6 बच्चों की जगह भैया क्यों न चल गए, काश वह चले जाएं। कभी कभी नीलांजना बेवजह लोगों से उलझ पड़ती, सामान्य कही गई बातों से छिपे अर्थ पढ़ने की कोशिश करती। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे भैया पर आता। स्वयं असामान्य होते हुए भी वह तो सामान्य जीवन जी रहे थे और सामान्य नीलांजना असामान्य जीवन जीने को विवश थी। अनजाने ही नीलांजना अपने आप में कई कॉम्प्लेक्स डेवलप कर बैठी थी। अगर कभी किसी लड़के ने नीलांजना की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, नीलांजना ने उसे झिड़क दिया। दोस्तों में सिर्फ उषा ही उसके निकट आ सकी थी। अपने मन की बात उषा से कह नीलांजना हल्की हो जाती थी। बीए के बाद नीलांजना ने एमए में दाखिला ले लिया और उषा उसी शहर में नौकरी कर रही थी। उषा के पिता के स्वर्गवास के बाद उसके बड़े भाई ने घर को संभाला था। अब उषा भाई के हाथ मजबूत करने को दृढ़ प्रतिज्ञा थी। अपनी शादी की बात उसने भुला दी थी। जब तक बिना दहेज कोई शादी का प्रस्ताव नहीं आता, मैं विवाह नहीं करूंगी। भैया ने इस लायक बनाया, यही क्या कम है नीलू? अब उन पर और बोझ डालना ठीक नहीं है ना? कितनी बार नीलांजना सोचती, काश उसके भैया भी उषा के भाई जैसे होते। दृढ़ निश्चय के साथ आंसू पोंछ नीलांजना उठ खड़ी हुई थी। इस समय उषा की उसे सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। दरवाजा खोलते ही उड़े उड़े चेहरे, अस्त व्यस्त वेशभूषा के साथ खड़ी नीलांजना को देख उषा चौंक उठी थी। अरे नीलू, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? सब बताती हूँ, पहले अंदर तो आने दो। नीलांजना को अंदर आने की राह दे उषा ने दरवाजा बंद कर दिया था। एक कप चाय मिलेगी उषा? अभी लाई। नीलांजना को चाय थमाती उषा की सवाल पूछती निगाहें उसके मुख पर जमी हुई थी। एक घूंट चाय गले से नीचे उतार नीलांजना ने उषा को जवाब दिया था। भैया नहीं रहे उषा। क्या? कब? कैसे? बता पाना उतना आसान नहीं। तुझे मेरी मदद करनी होगी उषा। तू बता तो सही, क्या हुआ है नीलू? काजल भाभी को पुलिस ले गई क्या? हाँ उषा, भैया के बलात्कार से बचने के लिए उसने बाबूजी के डंडे से उनके सिर पर वार किया और भैया। हे भगवान, ये क्या किया भाभी ने? वही जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। ये तो क्या कर रही है नीलू? होश में तो है? पूरे होश में तो अब आई हूं। पिछले 2 दिनों से जो भी संशय थे सब छट गए हैं। उषा, काजल भाभी को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। तेरे भाई की उन्होंने हत्या की और तू? हाँ उषा, उन्होंने हत्या नहीं की, अपनी असहनीय यातना का अंत किया है। बलात्कार के विरुद्ध रक्षा का अधिकार स्त्री को है ना? छी नीलू, तू ये कैसी भाषा बोल रही है? पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार? छी छी। उषा का मुंह विकृत हो उठा था। बलात्कार का मतलब जानती है ना उषा? विवाह की प्रथम रात्रि काजल भाभी की दहशत भरी चीखें सुनाई दी थी। घर के सारे प्राणी जगते हुए भी सोने का बहाना किए पड़े थे। मैंने उठने की कोशिश की तो अम्मा ने जबरन रोक दिया। ऊपर से डांट लगाई थी, नए ब्याहलों के कमरे में तेरा क्या काम? खबरदार जो वहां गई। चाची ने हंसते हुए कहा था। अरे भोली लड़की, पहले पहले ऐसा ही होता है बेटी, तू सो जा। तभी काजल भाभी हाँफती दौड़ी आई थी। सांस घोंकनी सी चल रही थी। साड़ी का आंचल पीछे घिसटता आ रहा था। मुझे बचा लीजिए, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अम्मा जी, मुझे बचा लीजिए। भाभी के पीछे दहाड़ते आए भैया ने उन्हें दबोच लिया था। उनकी पकड़ में पंख कटी गोरैया सी भाभी छटपटा रही थी।
मैंने भाभी को बचाना चाहा तो अम्मा ने हाथ पकड़कर खींच लिया था। सुबह भाभी के पूरे शरीर में पड़ी खरोंचें, चूटी टूड़ियों से बने जख्म। जब मैंने वैसा ही समझा था उषा, पर उसके बाद वे जख्म कभी नहीं भरे थे। हाँ, भाभी ने उन्हें अपनी नियति मान स्वीकार कर लिया था। वैसे भी वह जा भी कहाँ सकती थी। उनके लिए तो सारे दरवाजे बंद थे। भैया की शादी क्यों की गई नीलू? उषा सिहर उठी थी। अम्मा बाबूजी को उनके कुछ शुभचिंतकों ने सलाह जो दी थी कि भैया शादी के बाद ठीक हो सकते हैं, उन्होंने तो अनगिनत उदाहरण भी दे डाले थे। तू तो जानती है उषा, जिस देश में लड़कियां 30-40 रुपये में बेची जा सकती है, वहां एक एक्सपेरिमेंट के लिए जीवन बलि चढ़ गया। अफसोस यही है कि इस त्रासदी की साजिश में मैं भी सहभागी हूं। अपना विरोधी स्वर ऊंचा क्यों न उठा सकी। काश भाभी की शादी एक मजदूर से हो जाती तो वह कितनी सुखी होती। उसके चाचा तेरे भैया की दिमागी हालत जानते थे नीलू, बहुत अच्छी तरह। उन्होंने अनाथ भाई की बेटी के लिए घर और वर दोनों दे दिए। धन्य है ऐसे चाचा। ऐसे ही धर्मात्मा लड़की को कोठे पर न भेज शादी का लाइसेंस दिला उस पर बलात्कार की खुली छूट देते हैं। धिक्कार है ऐसे चाचा पर। मुझे मिल जाए तो जान से मार डालूं। नीच कमीना। उषा उत्तेजित हो उठी। कभी तो ऐसा लगता है उषा, ये सारी दुनिया बलात्कारियों से भरी पड़ी है। शराफत के मुखौटे लगाए ये समाज में खुले घूमते हैं। जहां मौका मिला नहीं कि मुखौटा उतार फेंकते हैं। तू ही सोच, अम्मा को 8 बच्चों की मां बनाने में क्या बाबूजी ने उनकी खुशी नाखुशी देखी होगी? न जाने कितनी बार उन्हें जबरन वो सब कुछ झेलना पड़ा होगा। एक अम्मा ही क्यों, घर घर की यही कहानी है। औरत दिन भर घर की चक्की में पीस चूर चूर हो जाए, पर पति की इच्छा के आगे उसे समर्पण करना ही पड़ता है। इच्छा विरुद्ध जबरदस्ती क्या बलात्कार नहीं है उषा? नीलांजना की आंखें जल उठी थी। सच नीलू, तेरी बातों से तो यही लगता है। कभी अपने घरवाले भी बलात्कार की साजिश में शामिल होते हैं। सामूहिक बलात्कार में असहनीय शारीरिक मानसिक कष्ट होता है, पर जब पूरा परिवार ही अपनी साजिश के तहत किसी लड़की पर बलात्कार की परमिशन दे दे, तब उस पीड़ा को क्या नाम देगी उषा? काजल भाभी के साथ वही हुआ है। उस दिन की बात बताएगी नीलू, जब काजल भाभी ने वो साहसी निर्णय लिया था। पता नहीं भाभी का यह सोचा समझा निर्णय था या सब कुछ अचानक घट गया। सच तो ये है, कई बार मेरे दिल में भी भैया को खत्म करने की बात आई थी, पर उस ख्याल को हमेशा जबरन परे कर दिया। शायद भाभी के मन में भी दुविधा रहती होगी। उस दिन भैया को खाना खिलाने गई भाभी को भैया ने अपनी फौलादी बाहों में जकड़ उनके शरीर को बुरी तरह दांतों से काटना शुरू कर दिया था। भाभी का प्रतिरोध उनकी शक्ति के सामने ठहर नहीं सकता था। शायद पिछले 2-3 दिनों से भैया के आक्रमणों से घबराकर भाभी रात में बाहर से उनका कमरा बंद कर स्वयं बरामदे में सो जाती थी। उस दिन शायद भैया उसे पूरा बदला ले रहे थे। रातों में भैया की गालियों की बौछार सब सुनते थे। कहाँ भाग गई रे साली, इधर आ, खोल मेरा कमरा। काजल भाभी के शरीर की चाहत में वह जो कुछ कहते हैं बता पाना कठिन है। उषा, अम्मा ने भाभी को उनके कमरे में सोने को जब विवश करना चाहा तो मैं झल्ला पड़ी थी। अम्मा, तुम लाख चाहो भैया को भाभी ठीक नहीं कर सकती। पिक्चरों में दिखाई कहानियां हमेशा सच नहीं होती, समझी? अच्छा हो हम लोग उन्हें अकेला छोड़ दें। वह भैया की भलाई के लिए भी तो उन्हें अपनों से अलग रख सकती है ना। हाँ, उस दिन काजल भाभी की दहशत भरी चीखों पर जब सारा घर पहुंचा, खून से लथपथ भैया अंतिम सांस ले रहे थे और बदहवास काजल भाभी ने दौड़कर अपने को कमरे में बंद कर लिया था।
कुछ दिन पहले सुमित्रा ताई ने ठीक कहा था, सुरेश के पास बहू को अकेले नहीं भेजना, किसी के साथ भेजो या सुरेश के हाथ बांध कर रखो, वरना कुछ भी हो सकता है। मुझे तो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। नीलू की माँ, अम्मा को ताई की वो बात कितनी बुरी लगी थी, पर सच तो यह था कि भैया की दिन ब दिन खराब होती दिमागी हालत उन्होंने भांप ली थी। हम लोग उन्हें झेलने के अभ्यस्त हो चुके थे, शायद इसलिए फर्क पता नहीं लगता था। सच कहूँ उषा, पिंजड़े में बंद खूंखार जानवर के सामने भाभी को हम सब परोसते रहे, इस उम्मीद से कि शायद भैया ठीक हो जाएंगे। नीलांजना का स्वर कड़वा आया था। काजल भाभी को पुलिस में किसने दिया है नीलू? सब कुछ इतना अचानक घटा कि किसी को होश ही नहीं था। पड़ोस के रामलाल जी ने फोन करके पुलिस बुला ली थी। उत्तेजित बाबूजी ने काजल भाभी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। कोख जाय के लिए अम्मा बाबूजी विकल थे। जिसकी जिंदगी मौत से बदतर थी, जिसके मरने की मन ही मन सब कामना करते थे, मौत के बाद वह कितना प्रिय हो उठा था, बता नहीं सकती। बेचारी काजल भाभी, उनका क्या होगा? उन्हीं की मदद हमें करनी है उषा। मैं भरी अदालत में भाभी के ऊपर हुए अत्याचारों को बताऊंगी। वे निर्दोष हैं, दोषी हम लोग हैं जिन्होंने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। एक बार फिर सोच ले, तेरे इस फैसले का अम्मा बाबूजी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा हो उन्हें ही समझा, शायद गुस्सा ठंडा होने पर वे भाभी को माफ़ कर सके। उन्हें समझा पाना असंभव है उषा। बेटे की मौत से वे बदले की आग में जल रहे हैं, पर मैं काजल भाभी को इस आग में नहीं जलने दूंगी। ये मेरा पक्का फैसला है, भावुकता नहीं। अगर अदालत ने उन्हें छोड़ भी दिया तो वे कहाँ जाएंगी नीलू? दुनिया बहुत बड़ी है उषा, किसी महिला संस्थान में कहीं ना कहीं उन्हें शरण जरूर मिलेगी। पर उनके माथे पर हत्या का कलंक लग गया है, समाज उन्हें जीने नहीं देगा। लंदन में यही भारतीय स्त्री अत्याचारी पति को जलाकर मुक्ति पा सकती है, अपना नया जीवन जीने को स्वतंत्र है। फिर यहाँ वैसा क्यों संभव नहीं है उषा? इसलिए ना कि हम लड़कियों को बचपन से पति की कृत दासी का रोल निभाने की ट्रेनिंग दी जाती रही है। लड़कियों की इस भूमिका में बदलाव लाना है उषा। मैं उन्हें अपने पास रखूंगी, उसके लिए किसी का भी विरोध कर सकती हूँ मैं, पर भाभी के प्रति प्रायश्चित तो करना ही है। वह अपने पांव पर खड़ी हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है। तू मेरा साथ देगी ना उषा? मैं तुझसे कब अलग रही हूं नीलू? बता क्या करना होगा? उत्तेजित नीलांजना को मुग्ध दृष्टि से ताकती उषा के स्वर में दृढ़ निश्चय था। सबसे पहले हमें एक वकील करना है, भाभी को तुरंत जमानत पर छुड़ाना जरूरी है। एक बात और, अभी मेरे पास भाभी को रखने की कोई जगह नहीं है। उन्हें अपने घर रख सकेगी उषा? मुझे कॉलेज में जॉब मिल रहा है, वहीं क्वार्टर भी मिल जाएगा, तब तुझे परेशान नहीं करूंगी। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है नीलू, पर तेरी नौकरी पर काजल भाभी की वजह से कोई आंच ना आ जाए। उषा शंकित थी। नहीं, उसके लिए मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ। कॉलेज की प्राचार्य मेरे जीवन के इस कड़वे सत्य से अच्छी तरह परिचित है। सच कहूँ तो उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी है, वरना मैं अपनी कुंठाओं में जकड़ शायद कुछ न कर पाती। उन्होंने मेरी कुंठाएं दूर कर मुझे आत्मविश्वास दिया है। तब क्यों न हम उन्हीं के पास चलें? वही किसी अच्छे वकील की व्यवस्था कर देगी। उनका अनुभव हमारे लिए जरूरी है नीलू। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी अपने इस फैसले के बाद वापस घर तो लौट नहीं सकती। मेरे रहने की भी उन्हें ही व्यवस्था करनी होगी। मुंह पर आई उत्साह की चमक के साथ नीलांजना प्राचार्य के घर जाने को उठ खड़ी हुई थी।
तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।